हेलो पीपल, वेलकम टू टीपी क्लासेस। आज 18 मार्च से स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वोटिंग राइट्स इन इंडिया के बारे में, हाइड्रो पावर पॉलिसी जो नई आई है 2019 इसके बारे में जानेंगे, एंड हैबिटेट 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि 2019 प्रीलिम के लिए हमारा कोर्स जो क्रैश कोर्स है एज वेल एज जो टेस्ट सीरीज़ है दोनों अवेलेबल हैं ₹999। एंड इसी के साथ जो हमारा HCS का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी वी हैव अ कोर्स फॉर यू। तो अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब करना तो यू कैन विजिट courses.tp classes। ठीक है जी। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमारे पास वोटिंग राइट्स इन इंडिया है। तो जो राइट टू वोट है वो फ्लो करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से, एंड इसीलिए ये कैटेगराइज किया जाता है एज अ स्टैट्यूटरी राइट, एंड ये फंडामेंटल राइट नहीं है इसी कारण से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में कहीं भी नहीं दिया हुआ। एंड इसके बाद जो कन्विक्ट्स हैं, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं एंड जो प्रिजनर्स हैं वो वोट नहीं कर सकते, सो दे आर बैंड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द वोटिंग। एंड उसके बाद जो अनस्टेबल मेंटल कंडीशन के लोग हैं इनफैक्ट दे आर आल्सो रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। इसके बाद इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज अ वोटर, तो जो पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना चाहिए। इसी कारण जो NRIs हैं उनको प्रोहिबिट किया जाता है फ्रॉम द वोटिंग प्रैक्टिस। बट एक एक्सेप्शन है हमारे पास, अगर इफ़ द NRI हैपन्स टू बी एन इंडियन सिटीज़न जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही एम्प्लॉयड है किसी फॉरेन कंट्री में, तो उस केस में शी मे गेट रजिस्टर्ड एज अ वोटर। एंड जो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, ओवरसीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनकी हमने ये बात की है अभी, एंड उसके बाद या कोई ऐसे स्पेसिफाइड डिफेंस कैटेगरीज के लोग हैं तो उनको परमिट करती है गवर्नमेंट टू वोट वेयर द पोस्टल बैलेट्स या एज अ प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी कौन होता है? कोई जो ऑथराइज्ड पर्सन है, किसी वोटर ने अपने किसी पर्सन को ऑथराइज किया है कि वो उनके बिहाफ पर वोट करके आएगा, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। ठीक है जी। अदरवाइज जो इंडिया में ये प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, ना तो पोस्टल बैलेट्स की ना प्रॉक्सी वोटिंग की, ऑल्दो इसके फेवर में काफ़ी आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। तो सिर्फ ये कुछ लिमिटेड चुनिंदा लोगों को ही ये जो सर्विसेज हैं ये अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं, GS3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रो पावर पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम। तो इस पॉलिसी के कुछ फीचर्स हैं, कुछ नई चीज़ें इन्होंने की हैं। जैसे जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे पहले वो रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में नहीं रखे जाते थे, लेकिन अब इस पॉलिसी ने ये अनाउंस किया है अब से जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि 25 मेगावाट से बड़े हैं उनको अब हम कैटेगराइज करेंगे एज रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट, जो नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है उनमें रखा गया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, स्पेशली जो हमारे लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको, क्योंकि जो हमारे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते थे उनको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा था अंडर द नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। तो बेसिकली इसके पीछे फंडामेंटल क्या है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा रही है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज उनसे एनर्जी खरीदना भी ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। तो इसीलिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखी जाती है जितनी एनर्जी किसी भी स्टेट में हम कह सकते हैं या जो कंपनीज़ हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनको वो परचेज़ करनी पड़ेगी किसी पर्टिकुलर जगह से। तो इसलिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी इसमें रखा गया है अंडर द नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस। मोरोवर जो एनुअल टारगेट्स हैं वो कौन डिसाइड करेगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिसाइड नहीं करेगी, वो करेगी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑल्दो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं अब वो कैटेगराइज होंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है स्टिल वही डिसाइड करेगी कि कितने जो टारगेट हैं क्या रखने हैं हमने जो एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। आगे जो टैरिफ रैशनलाइजेशन की अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है इस पॉलिसी में ही, कि जो डेवलपर्स हैं वो डिटर्मिन कर सकते हैं टैरिफ, कितना टैरिफ रखना है उन्होंने, बाय बैक लोडिंग ऑफ टैरिफ आफ्टर इंक्रीजिंग प्रोजेक्ट लाइफ टू 40 ईयर्स, एंड जो अपना डेट रीपेमेंट पीरियड है उसको 18 ईयर्स तक इंक्रीज़ करके, मोरोवर जो एस्केलेटिंग टैरिफ है उसको 2% इंट्रोड्यूस किया है। तो ये कुछ टैरिफ रैशनलाइजेशन में चेंजेस लेके आए हैं। उसके बाद जो फ्लड मॉडरेशन कंपोनेंट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, उसके लिए भी बजटरी एलोकेशन, बजटरी सपोर्ट की अनाउंसमेंट की है इस पॉलिसी में। केस टू केस बेसिस पर इन चीज़ों को देखा जाएगा।
नेक्स्ट इज बजटरी सपोर्ट मिलेगी फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो इनको बनाने के लिए भी बजटरी सपोर्ट दी जाएगी। एंड जो क्राइटेरिया रखा है कि अगर 200 मेगावाट से कम का प्रोजेक्ट है तो ₹1.5 करोड़ मिलेंगे पर मेगावाट, एंड अगर उससे ज़्यादा का है तो 1 करोड़ पर मेगावाट मिलेंगे आपको। इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट क्यों है हाइड्रो पावर हमारे लिए, या इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 160 गीगावाट तक हम इंटरमिटेंट सोलर एंड विंड पावर से ही प्रोड्यूस करेंगे बाय 2022, एंड 40% जो टोटल कैपेसिटी होगी वो आएगी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030। तो ये हमारे नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। इसीलिए जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उनसे हमें एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो अब बढ़ानी है। एंड इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हैज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अराउंड 75,000 मेगावाट्स। तो इसके अराउंड जो हमारी कैपेसिटी है, अब इसके बाद होगा क्या, दिस मेड अप अबाउट 21.4% ऑफ ओवरऑल एनर्जी मिक्स, यानी इतनी जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज से कर रहे हैं। एंड ये हमारा जो टोटल एनर्जी का चार्ट है उसका 21.4% रिन्यूएबल से आ रहा है, एंड जो बाकी बचा है वो आ रहा है थर्मल, न्यूक्लियर एंड लार्ज हाइड्रो सोर्सेज से। नो एडिशनल सोर्सेज हैव बीन क्रिएटेड थ्रू दिस पॉलिसी। इसमें सिर्फ हुआ क्या है, रीक्लासिफिकेशन की है हमने जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उनकी ही। एंड इस पॉलिसी के आने के बाद कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में। कैसे, जो विंड एनर्जी की कंट्रीब्यूशन है जो कि पहले नियरली 50% थी, अब वो रिड्यूस होके रह गई है 29.3% के अराउंड। एंड इनफैक्ट जो सोलर एनर्जी का शेयर है वो रिड्यूस हो गया है फ्रॉम 34.68 टू 21.61%। आगे चार्ट देख लेते हैं। जैसे वी कैन सी, जब पॉलिसी आने के पहले अगर हम बात करें तो 21.43% ही था जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर था हमारे टोटल एनर्जी मिक्स में, लेकिन अब 34.4% हो गया है। तो वी हैव मेड इट 1/3 टोटल का। ठीक है जी। एंड इसके बाद जो अगर हम सोर्स वाइज देखें तो हाइड्रो जो एनर्जी है, हाइड्रो पावर का जो सोर्स है वो 41.45% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी टोटल रिन्यूएबल्स में। एंड इसके बाद नंबर 2 पर चला गया है अब विंड, जो कि पहले 47.02% था, अब 29.3% रह गया है। नेक्स्ट इज बायो पावर जो अगेन डिक्रीज हो गया है 7.65, एंड सोलर एनर्जी डिक्रीज हो गई है टू 21.61%। ठीक है जी। तो अब न्यू जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रो का, उसके बाद वी हैव विंड, नेक्स्ट वी हैव सोलर, एंड फाइनली हमारे पास है बायो पावर। तो ये अब नई कैटेगराइजेशन बन गई है। आगे बढ़ते हैं, हैबिटेट 3 की बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट ये हुई थी इन क्विटो, इक्वाडोर इन 2016। एंड जो रिसेंटली इथियोपियन जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है वो भी नायरोबी की तरफ ही जा रहा था। नायरोबी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो UN हैबिटेट है उसके, एज वेल एज जो UNEP है, दोनों के हेडक्वार्टर्स नायरोबी में ही लोकेटेड हैं। And the United Nations General Assembly decided to convene the Habitat 3 conference to reinvigorate the global commitment to sustainable urbanization। तो ये क्यों, इसका बैकड्रॉप क्या है? Habitat 3 से पहले 2 ऑलरेडी कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी थी। पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी UNGA जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने ही कन्वीन कराई थी इन 1976। ये वैंकूवर में हुई थी। एंड ये टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है 1976 का, कि ऑल्दो इस टाइम पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था अर्बनाइजेशन की वजह से, या ना ही कोई एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे कुछ दिख रहे थे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्या है इस टाइम पर, कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखी जा रही थी फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ एंड टाउन्स। तो इसी के बैकड्रॉप में हैबिटेट 1 कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद जो कमिटमेंट्स थी वैंकूवर की वो रिकन्फर्म की गई 20 ईयर्स लेटर एट हैबिटेट 2 कॉन्फ्रेंस जो कि इस्तांबुल में होती है 1996 में। एंड इसके बाद आफ्टर अनदर 20 ईयर्स हमारी होती है जो हैबिटेट 3 वाली कॉन्फ्रेंस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अब जो एजेंडा है या ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है उसकी तरफ एक तो हमें ग्लोबल कमिटमेंट बढ़ानी है, रेटिफाई करना है न्यू अर्बन एजेंडा बिल्डिंग ऑन द हैबिटेट एजेंडा ऑफ
इस्तांबुल इन 1996। तो जो 1996 में हमने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की थी रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन, अब उनको रेटिफाई करना है। एंड मोर ओवर इसके बाद जो अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें कॉन्फ्रेंस का क्या है कि एक तो जो रिन्यूड पॉलिटिकल कमिटमेंट है फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट उसको सिक्योर करना है। मोर ओवर जो भी अकम्पलिशमेंट हुई हैं प्रेजेंट डे तक उनको असेस करना है कि किस डायरेक्शन में हमारा काम चल रहा है। नेक्स्ट इज़ पॉवर्टी को एड्रेस करना है एंड ऑल्सो जो नए इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी हमें दिक्कतें आएंगी फर्दर आगे, उन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए आगे काम करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हैबिटेट 3 एंड we'll wind up. Thank you for watching. Bye bye.